तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं समय में पीछे। आज से लगभग 200 साल पहले के भारत में। ये एक ऐसा दौर था जब हमारा समाज बहुत तेजी से बदल रहा था। और कुछ लोग थे जो उन पुरानी परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे जो सदियों से चली आ रही थी। आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है कि 200 साल पहले भारत में जिंदगी कैसी रही होगी, जब ना कोई स्मार्टफोन था, ना इंटरनेट, और समाज के तौर तरीके, नियम कानून आज से बिल्कुल अलग थे। खास तौर पर महिलाओं के लिए और उन जातियों के लिए जिन्हें समाज में एक निचला दर्जा दिया गया था, उनके लिए जीवन कैसा रहा होगा। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि उस वक्त का समाज आखिर था कैसा। उस समय का समाज कई ऐसे कठोर नियमों और प्रथाओं में जकड़ा हुआ था जिनके बारे में सुनकर आज हमें हैरानी हो सकती है। महिलाओं की स्थिति कितनी मुश्किल थी, इसका एक बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है सती प्रथा। इस पेंटिंग को देखिए, इसमें एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जलाया जा रहा है। ये एक ऐसी प्रथा थी जिसमें अक्सर महिलाओं को उनकी मर्जी के खिलाफ ऐसा करने पर मजबूर किया जाता था। आज और तब की दुनिया में सच में जमीन आसमान का फर्क था। 200 साल पहले की बात करें तो बाल विवाह बहुत आम था। लड़कियों के लिए पढ़ाई लिखाई या संपत्ति में अधिकार, ये सब तो न के बराबर था। और आज शादी की एक कानूनी उम्र है, शिक्षा और नौकरियों के दरवाजे खुले हैं और वोट देने का अधिकार भी है। तो बात सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं थी। समाज में एक और बहुत गहरा बंटवारा था, और वो था जाति का। जैसा कि इस लिस्ट में देख सकते हैं, समाज एक पिरामिड की तरह बटा था। सबसे ऊपर ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, फिर वैश्य और शूद्र, और सबसे नीचे थे वो लोग जिन्हें अछूत कहा जाता था, जिन्हें मंदिरों में जाने या पब्लिक कुओं से पानी लेने जैसे मामूली इंसानी हक भी नहीं दिए गए थे। तो सवाल ये है कि इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी ये प्रथाएं, ये सोच आखिर बदलनी शुरू कैसे हुई? इसका जवाब ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जिसने विचारों को पंख लगा दिए। और वो एक क्रांतिकारी चीज थी, प्रिंटिंग प्रेस। जी हाँ, छपाई की तकनीक। इसके आने से किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, ये सब बहुत सस्ते हो गए और आम लोगों के हाथ में आने लगे। अब विचार कुछ गिने चुने लोगों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन पर सरेआम बहस होने लगी। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने सुधार के आंदोलन को हवा दे दी। और जैसे ही ये बहसें शुरू हुईं, सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने आया वो था महिलाओं का जीवन और उनके अधिकार। इस बहस को छेड़ने वालों में सबसे आगे थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त रणनीति अपनाई। उन्होंने उन्हीं पुराने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा जिनका हवाला देकर सती प्रथा को सही ठहराया जाता था, और ये साबित कर दिया कि असल में उन ग्रंथों में कहीं भी विधवा को जलाने की बात नहीं लिखी है। उन्हीं की लगातार कोशिशों का नतीजा था कि 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया गया। और ये बहसें कोई शांत कमरों में नहीं होती थीं, ये बहुत तीखी होती थी। राममोहन रॉय ने एक बातचीत छापी थी जिसमें सती का एक समर्थक कहता है, औरतें स्वभाव से कम समझदार होती हैं, इसलिए हम उन्हें पहले ही चिता से बांध देते हैं। तो इसके जवाब में विरोधी कहता है, आपने उन्हें अपनी काबिलियत दिखाने का मौका ही कब दिया? अगर आप महिलाओं को पढ़ाते लिखाते नहीं तो आप उन्हें कमतर कैसे मान सकते हैं? इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। उन्होंने विधवाओं की दोबारा शादी के लिए आवाज उठाई। उन्होंने भी राममोहन रॉय की तरह पुराने ग्रंथों का हवाला देकर यह साबित किया कि विधवा विवाह की इजाजत है। समाज के पुराने ख्यालात वाले लोगों ने उनका बहुत विरोध किया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हो गया। और जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या थी? बहुत जल्द ही महिलाएं खुद इस लड़ाई की कमान संभालने लगीं। ताराबाई शिंदे ने अपनी किताब स्त्री पुरुष तुलना में मर्दों और औरतों के बीच होने वाले भेदभाव पर खुलकर लिखा। वहीं पंडिता रमाबाई, जो खुद एक विधवा थीं, उन्होंने न सिर्फ ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं की बुरी हालत पर लिखा, बल्कि पुणे में विधवाओं के लिए एक शेल्टर होम भी खोला, जहां उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाता। तो एक तरफ महिलाओं के हक की लड़ाई चल रही थी और ठीक इसी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा मोर्चा खुल चुका था, जाति व्यवस्था के अन्याय के खिलाफ। और इस लड़ाई में एक बहुत ही कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आवाज थी ज्योतिराव फुले की। उन्होंने तो जाति व्यवस्था की नींव पर ही सवाल उठा दिया। उनका तर्क था कि ब्राह्मण और दूसरी ऊंची जातियां असल में बाहर से आए हमलावर हैं, जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को यानी नीची जातियों को हराकर उन पर अपना राज कायम किया है। 1873 में फुले ने एक किताब लिखी, गुलामगिरी,
जिसका मतलब है गुलामी। और पता है उन्होंने ये किताब किससे समर्पित की? उन सभी अमेरिकन्स को जिन्होंने वहां गुलामी खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा कदम था। उन्होंने भारत की नीची जातियों के दर्द को अमेरिका के अश्वेत गुलामों की पीड़ा से जोड़ दिया। जाति का भेदभाव सिर्फ सोच में नहीं था, वो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता था। जैसे मंदिरों में एंट्री पर रोक। ये मदुरै मंदिर का गेट है, जहां सदियों तक अछूतों को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। और इसी अन्याय को सीधी टक्कर देने के लिए 20वीं सदी में सामने आए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। 1927 में उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ एक मंदिर के तालाब से पानी लेकर जाति के नियमों को सीधी चुनौती दी। जैसा कि उन्होंने कहा था, उनका मकसद सिर्फ पानी लेना नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि दूसरों की तरह हम भी इंसान हैं। इसी तरह दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी नायकर, जिन्हें लोग पेरियार के नाम से जानते हैं, उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था की असली जड़ तो धर्म ही है, जो इस भेदभाव को सही ठहराता है। इसलिए उनका तर्क था कि सच्ची बराबरी के लिए अछूतों को सारे धर्मों को छोड़ देना चाहिए। तो इन सब आंदोलनों का, इन सारी लड़ाइयों का आखिर असर क्या हुआ? और ये लड़ाई कितनी लंबी चली? तो हाँ, बदलाव तो आए। इन सभी आंदोलनों का समाज पर गहरा असर पड़ा। सती और बाल विवाह जैसी प्रथाओं के खिलाफ कानून बने, विधवाओं को दोबारा शादी करने का हक मिला और महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज के दरवाजे खुले। जाति व्यवस्था के खिलाफ भी राजनीतिक पार्टियां बनने लगीं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। समाज के पुराने ख्याल वाले लोगों ने इन सुधारों का जबरदस्त विरोध किया। उन्हें लगा कि ये उनकी परंपरा पर हमला है। ये तस्वीर देखिए, ये 20वीं सदी की शुरुआत की एक बाल वधू की है। ये हमें याद दिलाती है कि ये लड़ाई कितनी लंबी चली है। और सच कहूं तो ये बात चौंका देती है कि इतने सुधारों के लगभग 200 साल बाद भी आज भारत में 20% से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है। बराबरी की ये लड़ाई जो 2 सदियों पहले शुरू हुई थी, वो आज भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जारी है। सवाल ये है कि आज हम इस लड़ाई को अपने आसपास कहाँ देखते हैं और कौन सी लड़ाइयाँ हैं जो अब भी लड़ी जानी बाकी हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।